गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, आज एक ऐसा विषय हम लेकर के आए हैं जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है और सभी का एक प्रश्न होता है कि कोई भी परीक्षा हो उसमें यदि इस विषय से संबंधित प्रश्न ना आए तो ऐसा लगता है कि जैसे पेपर में कुछ अधूरापन है ना। तो वो विषय क्या है हमारा? वो होती है हमारी संधि। ठीक है, सभी ने नाम सुना हुआ है और आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको वर्णों का ज्ञान नहीं है, यदि आपने वर्ण नहीं पढ़े, स्वर और व्यंजन नहीं सीखे, तो आपको बहुत सी समस्याएं संधि को समझने में आएंगी। ठीक है, इससे जो पहले हमारी वीडियो है उसमें जो वर्णों का पूरा आकलन, पूरा वर्गीकरण, स्वर, व्यंजन, अयोगवा, वो सारा उसमें जो है करवाया हुआ है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लें आप, क्योंकि जब स्वर और व्यंजन समझ में आ जाएगा तो संधि तो कुछ भी नहीं, तो बहुत ही सरल विषय है, बहुत आसान विषय है। लेकिन इसका जो आधार है, संधि का जो आधार है वो है वर्णों का ज्ञान होना। ठीक है, तो वर्णों का जो है ज्ञान आवश्यक है। आप वो पहली वीडियो देख लें, उसके बाद जो है संधि में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए हम आरंभ करते हैं। संधि, आप सभी ने इतिहास पढ़ा होगा और इतिहास में आप देखते हैं कि दो राजाओं का युद्ध हुआ है ना, और युद्ध होने के पश्चात उन दोनों में संधि हो गई। ऐसी बात आप पढ़ते हैं और देखते हैं, सुनते हैं। संधि क्या हुई? उनका समझौता हो गया, मेल हो गया, इसी को तो संधि कहेंगे ना। लेकिन अब यहां तो कोई राजा नहीं है जिसका हम मेल कराएंगे। यहां किसका मेल होगा? यहां दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, संधि क्या होता है, किसका मेल होता है? दो वर्णों को आपस में मिला देते हैं और दोनों को एक आदेश करते हैं। कहीं जगह क्या होता है कि एक वर्ण के स्थान पर दूसरा आदेश हो जाता है, यही तो संधि है। तो इसकी जो परिभाषा हम लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल हुआ और मेल होने से जो परिवर्तन हो गया उसे हम संधि कह देंगे। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे मैंने यहां एक शब्द लिखा कि देव घन आलय। ठीक है, देवघन आलय। अब इसका सभी को पता होगा कि देव आलय क्या बनेगा? देवालय, है ना। अब यहां किस वर्ण की संधि हुई है, कौन कौन से वर्णों की संधि हुई है, वो समझने की बात है। मेल किसका हुआ है? देखिए, यहां वह और इसमें क्या है? अ है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं या कोई परीक्षार्थी, वो उनसे पूछा जाए ना कि यहां पर क्या है, वो कहते हैं कि यहां तो वह है। देखिए, यहां वह नहीं है, ये स्वर युक्त व्यंजन है, यहां पीछे स्वर है। यदि यहां पर यह होता, हलंत का चिन्ह यहां पर होता, तब आप कहते कि यहां वह है। अब यहां अंत में वह नहीं है, यहां पर क्या है? अ है। ठीक है, यहां पर क्या है? इसके पीछे अ है। तो यदि हम अ अलग कर देते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा देव अ। और अब इसके बाद क्या है आगे? आ ल य। ठीक, अब यहां पर मेल किस किस का हुआ है? देखिए, ये अ है और सामने क्या है? आ है। इस अ और इस आ को आ एकादेश हो जाता है। ठीक है, एकादेश क्या होता है कि दो वर्णों के स्थान पर एक हो जाना, यही तो एकादेश होगा। दो के स्थान पर एक आदेश, यानी यहां अ था, यहां आ था, दोनों के स्थान पर क्या कर दिया? आ कर दिया हमने। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देव आ और पीछे क्या है? ले। ये आ ना लिखें, क्योंकि ये आ और ये अ जो है, इन दोनों का जो है क्या हो गया? इन दोनों का आ बन गया। ठीक है, तो अब आ को इसमें जोड़ेंगे हम,
ये वो आधा है, आ इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा देवा, और पीछे क्या है यहाँ पर ल और य, ये बन जाता है देवालय। इस प्रकार से हम दो वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। ठीक है, अ का और आ का दो वर्णों का मेल हो गया, एकादेश हो गया, दोनों को एक बन गया, यही क्या है हमारी संधि है। अब जो बात मुख्य है, जहां पर अक्सर जो है बच्चे दुविधा में पड़ जाते हैं कि इसके जो भेद हैं, संधि के जो भेद हैं, उनको हम कैसे पहचानें, कैसे उनको समझें कि ये कौन सी संधि है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। देखिए, संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, ठीक है, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। ये आप वर्ण में समझ चुके हैं कि स्वर क्या होता है। मैं फिर वही बात मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आप जो इससे पहली वीडियो है जिसमें वर्ण का पूरा ज्ञान वहां पर आपको दिया गया है, उसको आप जरूर देख लीजिए। यदि आपको स्वर और व्यंजन समझ में आ गया तो समझ लीजिए संधि में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वर जो है स्वर संधि है, यह होगी हमारी व्यंजन संधि, और यह हो गया विसर्ग। देखिए अब अंतर देखिए आप क्या होता है। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर का स्वर से मेल होता है। ये जो हमें ध्यान रखनी है बात, स्वर का किससे मेल होगा, यहां पर स्वर से होगा। ठीक, स्वर यानी जो घन का चिन्ह है, घन से पहले भी स्वर होना चाहिए, बाद में भी स्वर होना चाहिए, ये इसकी पहचान है। और स्वर हमें कैसे पता चलेगा, जब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि 11 स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये इसकी पहचान है स्वर संधि, यानी स्वर के बाद स्वर आए। अब व्यंजन संधि क्या पहचान है, इसमें क्या होगा, व्यंजन और सामने क्या होगा, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, पहचान के लिए तो यही काफी है, स्वर से परे, व्यंजन से परे, है ना। स्वर से परे यानी स्वर संधि, व्यंजन से परे यानी व्यंजन संधि। आगे है विसर्ग, इसमें क्या होगा, विसर्ग से परे क्या होगा, यानी स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। यह है इनकी पहचान, इसमें स्वर होगा, इसमें व्यंजन होगा, विसर्ग में विसर्ग होगा। ठीक, जैसे यहां मैं लिख देता हूं देव घन, अंश लिख दिया मैंने, है ना, अंश। देखिए इस व में क्या है, अ है, यहां पर अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें क्या है, अ है, और सामने क्या है, अ है ना। अ क्या है, स्वर है, और ये क्या है, ये भी स्वर है। तो स्वर के बाद जब स्वर आ जाए तो ये कौन सी संधि हुई हमारी, स्वर संधि हुई। ठीक है, देवांश बन जाता है इसको, देवांश कैसे बनता है वो आगे बात करेंगे। ठीक है, ये पहचान है हमारी स्वर संधि की, यानी इसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा, यानी यहां पर व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, यहां मैंने लिख दिया दिक घन दर्शन। ठीक है, दिक, अब देखिए ये जो मैंने क लिखा यहां पर, और ये तो आप देख रहे हैं हलंत, यानी इसका अर्थ क्या है कि ये व्यंजन वर्ण है। यदि मैं इसको यहां ऐसे लिख देता, ये क हो गया, हम ये ना लगाएं चिन्ह, ये लगाएं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, स्वर आएगा पीछे, यानी अ की आवाज आएगी। लेकिन यहां पर क्या है, ये हलंत जो इसलिए लगाया क्योंकि ये व्यंजन है। अब इसमें और इसमें देखिए अंतर है ना, यदि तो हलंत लगा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे हम, व्यंजन कहेंगे। यदि हलंत नहीं है तो ये यहां क्या है, पीछे इसके स्वर है। ठीक, तो दिग घन दर्शन, अब दिग दर्शन क्या बन गया हमारा, इसका दिग दर्शन, है ना, ये हो गया दिग दर्शन। इसी प्रकार से उद घन ज्वल,
ठीक है, उद्घन ज्वल क्या बन गया, उज्ज्वल। ठीक, उज्ज्वल, ये दोनों जो ज हैं ये आधे होते हैं, पूर्ण नहीं होते। कुछ मैंने देखा कई बार क्या करते हैं बच्चे, बहुत गलतियां कर देते हैं, इस ज को पूरा कर देंगे या इसको पूरा कर देंगे, इसको आधा कर देंगे, तो ये ऐसा नहीं, दोनों ज उज्ज्वल के जो है दोनों ज आधे होते हैं, क्योंकि ये भी देखिए आधा है और ये भी आधा है, द के स्थान पर ज, वो कैसे होगा वो आगे जब व्यंजन संधि करेंगे उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, और विसर्ग संधि में क्या होगा, यहां पर विसर्ग आएगा, जैसे मनः अभिलाषा, मन की जो इच्छा होती है, जो अभिलाषा होती है। ठीक है, देखिए यहां विसर्ग है तो कोई भी पहचान सकता है ये कौन सी संधि है, मनः घन अभिलाषा, तो क्या बन जाएगा हमारा, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा। ठीक है, ये बन जाएगा। इसी प्रकार कोई दूसरा ले लेते हैं, मनः घन वेग। ठीक है, मनः घन वेग, तो क्या बन जाएगा यहां पर, मनोवेग बन जाएगा, मनोवेग। ठीक, मनः घन वेग, मनोवेग। इसी प्रकार सरह घन ज है, ये बन जाएगा सरोज। ठीक, इस प्रकार से इन तीनों में जो है ये अंतर है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये समझ लें आप पहले, उसके बाद इसके जो भेद हैं उसका विभाजन कैसे कैसे होगा वो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, इनकी पहचान पता होनी चाहिए कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। स्वर संधि यानी स्वर का स्वर के साथ मेल, व्यंजन संधि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है, और विसर्ग संधि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है। इनकी पहचान पता होगी तभी तो हम आगे कर पाएंगे ना। ठीक है, तो ये इनकी पहचान है। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की। कोई भी हम विषय पढ़ते हैं उसको एक तो साथ साथ लिखें, क्योंकि बिना लिखे जो है हम उसको समझ नहीं पाएंगे। आप खुद का सामान तैयार कीजिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी पुस्तक से, किसी से, मेरे भाई बंधु से, आप YouTube से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं से जहां आपको अच्छा लगे वहां से आप पढ़िए। ठीक है, लेकिन जो भी आप सीख रहे हैं वहां से उसको लिखने का जरूर प्रयास कीजिए। ठीक, तो संधि में जो सबसे पहला हमारा जो उसका भाग है, भेद है, वो है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के हम मुख्य रूप से कितने भाग यहां पर होते हैं, इसमें करते हैं 5। ठीक है, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयाति। ठीक है, जो स्वर संधि है उसके ये 5 भाग होते हैं। ठीक, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाति। तो जो दीर्घ संधि है इसमें हमने जब हमने वर्ण पढ़े थे वहां पर हमें ध्यान होगा कि हमने दीर्घ वर्ण जो है वो कौन कौन से किए थे वहां पर। ठीक है, देखिए उसमें हमने किए थे आ, ई, उ, यही किए थे ना, ये दीर्घ हैं तीनों। गुण कौन कौन से हैं, ए, ओ और अर, ये जो हैं गुण हैं। इनकी पहचान कर लें ध्यान से कि कौन कौन सा वर्ण जो है वो क्या होता है। वृद्धि आई, औ और आर,
ये वृद्धि होते हैं। यण नाम से पता चल जाता है, य व र ल। ठीक है, ल का प्रयोग वैसे संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। तो अयादि, अय, आय, अव और आव। ठीक, ये जो चार हैं ये अयादि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका हम एक एक उदाहरण देख लें, दो। देखिए कैसे बनता है। आ है, अब कैसे बनता है आ, देखिए स्व घन अर्थ, ये है। ठीक, यहां क्या है, अ है और सामने क्या है, अ है। स्वर का स्वर से मेल, यही तो स्वर संधि है ना। इन सभी में पांचों में क्या होगा, स्वर का स्वर के साथ मेल। ये तो हमें पहले पता चल चुका है कि इसकी पहचान क्या है। अब अ और अ इन दोनों का मेल होगा ना, तो अ और अ मिलकर के आ बन जाएंगे। तो स्वघन अर्थ क्या बन जाएगा हमारा, स्वार्थ बन जाएगा। ठीक है, दीर्घ। उसके बाद ई, ये क्या है, देखिए रवि घन इंद्र, यहां ई है और सामने भी ई है, और ई और ई मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ ई, ये बन जाएगा रविंद्र। ठीक है जी। ऊ है, देखिए गुरु घन उपदेश, यहां भी ऊ है, यहां भी ऊ है, तो इनको मिलाकर के क्या बन गया, गुरुपदेश। ये जो गुरु है ना, इसको बहुत से व्यक्ति कैसे लिखते हैं, देखिए ये जो गुरु है, मन किया ऐसे लिख दिया, मन किया हमने ऐसे लिख दिया, है ना, जैसा मन में आया वही लिख दिया। लेकिन ये वैसे बताऊं मैं आपको, दोनों शुद्ध हैं। अब शुद्ध कैसे हैं वो समझिए। यदि तो आप आचार्य की बात कर रहे हैं, गुरु की, अध्यापक की बात कर रहे हैं, तब तो ये गुरु आएगा, गुरु घन उपदेश, गुरु का उपदेश। ठीक है, लेकिन ये जो गुरु है, जब हम लघु और गुरु पढ़ते हैं ना, लघु और गुरु, बड़ा भारी, वहां पर ये गुरु शुद्ध है, वहां ये लिखा जाएगा। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध, दोनों हैं, लेकिन किस अर्थ में किसका प्रयोग करना है हमें ये समझना है। ये अगर हर्षव ऊ कर रहे हैं हम, तो ये गुरु हमारा आचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, अध्यापक हमारे। ठीक है, और ये हैं लघु और गुरु, जब हम छंद पढ़ते हैं ना, लघु गुरु वहां करते हैं, तो उसमें हम ये करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे दीर्घ वर्ण जो है, आ, ई और उ, इनको स्वर्ण वर्ण भी कहते हैं हम। ठीक, आगे है गुण। गुण कौन कौन से होते हैं, ए, ओ और अर, ये क्या है, गुण हैं। अब ये बनते कैसे हैं ये देखना हमने। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहां पर, नर घन इंद्र। ठीक है, देखिए यहां अ है, र में अ है, और अ के सामने क्या है, ई है। मैं इसको अगर थोड़ा सा खोल करके लिख दूं तो शायद आपके जल्दी समझ में आ जाएगा, अ और ई। देखिए अ के सामने जब भी कहीं ई आ जाए, या आ के सामने ई आ जाए, या अ के सामने ई आ जाए दीर्घ, तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। ठीक है, नर घन इंद्र, तो क्या बन जाएगा, नरेंद्र। ठीक, ये है ए। कैसे बनता है, अ के बाद ई आ जाए तो ए बन जाता है। और उसके बाद ओ कैसे बनेगा, देखिए महाघन उदय, है ना। अ के बाद यदि ऊ आ जाता है तो वहां पर हम क्या बना देंगे, इसको ओ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा महोदया। ठीक, महाघन उदय महोदय। और अर कैसे बनता है, महाघन ऋषि।
आ के बाद अगर री आ जाता है, आ से परे री हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ये बन जाएगा महर्षि। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, महर्षि बोलते हैं इसको, जबकि ये महर्षि नहीं है, ये महर्षि है। महर्षि कैसे बनता है, देखिए मह आ अलग निकाल दें, ये आ हो गया, ठीक है, और सामने क्या है, री है। आ से परे कहीं भी री आ जाए तो दोनों के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, अर कर देते हैं, ठीक। ये हो गया मह और ये हो गया शी। यहां ऋषि ना लिखें क्योंकि री और आ को एक आदेश हुआ है अर, तो अ हमने इसमें मिला दिया तो ये जो ह है ना ये पूरा हो जाता है, और जो र है ना वो आधा है, तो आधा तो हम यहां नहीं लिखेंगे, तो उसको कहां लिख देंगे हम, ऊपर। ये बन गया महर्षि। महर्षि बोलेंगे इसको, इसका जो उच्चारण करेंगे हम महर्षि करेंगे, ना कि महर्षि करेंगे, ठीक है। ये है हमारे गुण। वृद्धि क्या है, ऐ और औ, ऐ और औ ये होते हैं, और आर भी इसमें होता है कि ये क्या होते हैं हमारे वृद्धि। इनको अपने याद करना है कि दीर्घ कौन कौन से होंगे, गुण कौन से होते हैं, वृद्धि क्या है, इनकी पहचान याद कर लीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऐ औ और आर। अब ऐ कैसे बनता है हम ये देख लें, जैसे हमने किया एक घन एक, ठीक है, एक घन एक। अ के बाद कहीं भी, अ से परे कहीं भी ए ऐ आ जाए तो इसको हम क्या कर देते हैं, इनको ऐ कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एकैक, ठीक है। क्योंकि अब कैसे बना देखिए, एक हा, एक हमने अ बाहर कर दिया, से ये निकाल दिया, तो आगे क्या है, एक है ना। तो जहां भी अ से परे ए हो तो दोनों के स्थान पर क्या कर देते हैं, ऐ कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको मिलाएंगे, ऐ को यहां कर देंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, एकई बन जाएगा, एकई और का। इस प्रकार से क्या बन जाता है, एकैक। तो ये है हमारी वृद्धि। उसके बाद औ, औ का जो उदाहरण है वो क्या रहेगा हमारा, महा घन ओज, ठीक है। आ से परे अगर ओ आ गया, जैसे यहां आ से परे ए था या ऐ था तो उसको ऐ कर देंगे हम। यदि आ से परे ओ है या औ है तो दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, औ कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा महौज, ठीक। और आर का जो उदाहरण है वो कहीं कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे हम कहें वस्त्र घन ऋण, है ना। अब वस्त्र है, अ है और री है, अगर देखा जाए तो यहां पर अर होना चाहिए, है ना, लेकिन ये अपवाद सूत्र है, ये अपवाद का एक उदाहरण है, यानी गुण का अपवाद। यहां गुण होना चाहिए, लेकिन जहां पर ऋण शब्द आ जाता है, ऋण, वहां हम गुण न करके आर कर दें, केवल एक ही अपवाद है ये। यहां भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि यहां तो अ से परे री है तो अर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए स्पेशल कहा गया कि जहां ऋण शब्द हो वहां गुण न हो करके वहां वृद्धि होगी, आर वृद्धि होगी, तो इसका बनेगा हमारा वस्त्रार्ण। ये बनता है आर, वस्त्रार, आर्ण, आर बनता है यहां पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यण संधि की। य व र ल, ल को तो आप भूल जाइए क्योंकि ये जो है ना संस्कृत में प्रयुक्त होता है। अब बात करेंगे हम य व और र की। ये कैसे बनते हैं देखिए, अब य है, अब य का हम उदाहरण लेते हैं, वी घन आयाम, यही कर लेते हैं नीचे, देखिए वी घन आयाम, ठीक। ई से परे कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई को हमने य कर देना है, ठीक है ना। कोई भी भिन्न आ गया, जैसे व है, अब ई के सामने क्या है, आ है,
है ना। तो ई को क्या कर देंगे हम, य कर देंगे यहां पर, ये तो आधा ही रहेगा, ई को क्या हो गया, य हो गया। अब ये आधा है, आ उसमें मिला देंगे तो क्या बनेगा, या व्यायाम, ये बनेगा। ठीक है, यानी ई को क्या आदेश हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा। देखिए अब ये जो तीन संधियां हैं, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यहां पर एक आदेश होता है। ये प्रश्न भी आ चुका है परीक्षा में भी, एकादेश होगा, आदेश होगा, क्या होगा। ध्यान रखना आपने, जो दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि है, इन तीनों संधियों में एकादेश होता है, यानी दो वर्णों के स्थान पर एक होता है। परंतु यण और अयादि में इनको एकादेश नहीं होता, इनको आदेश होता है। जैसे यहां पर ई को य आदेश हुआ है, क्योंकि पिछला वर्ण तो नहीं ना उसने लिया, उसने तो ई को य किया है, तो यहां आदेश हुआ है, न कि एकादेश। एकादेश तब कहते हैं जब दो वर्णों का एक बन जाता है। ठीक, यहां केवल क्या किया हमने, ई को य किया, तो ये क्या बन जाता है, व्यायाम। ठीक, ये हुआ। अगर मैं ऊ की बात करूं, वह है अनु घन इति, ये है ना, अनु घन इति। तो ऊ को क्या हो जाता है, वह हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह। यदि ऊ से परे कोई भिन्न स्वर है तो ऊ को क्या कर देंगे हम, वह कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा अन्विति। ठीक है, अन्विति। और र की बात करें, जैसे हम बात करें कि मातृ घन आज्ञा, मातृ है, री है ना, मातृघन आज्ञा, तो री को क्या हुआ, र हुआ, तो क्या बन गया हमारा, मात्राज्ञा। क्या बन जाता है हमारा, मात्राज्ञा। ये है मात्राज्ञा। ठीक है, री को र, मात्राज्ञा। तो ई को यह हुआ, ऊ को वह, री को र, इस प्रकार से। वैसे री को ला होता है, वो यहां आपको जरूरत नहीं पड़ने की उसकी। अब आ जाइए अयादि संधि। अब ये अय, आय, अई, अव, आव कैसे बनते हैं। देखिए हमारे पास ये चार वर्ण है, ए, आई, ओ और औ। ठीक, किसके बनते हैं, ए को अय बनता है, आई को आय बनता है, ओ को औ बनता है और औ को आव बनता है। कैसे, ने, ठीक है, घन अन। अब यहां ए है और सामने क्या है, कोई भी स्वर है, तो ए को हमने क्या करना है, अय आदेश करना है। जैसे मैं यहां बात करूं, न, ए बाहर लिख देते हैं हम यहां पर, ठीक है, उसको आसानी होगी आपको समझने में। देखिए ए है ना, तो ए के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अय आदेश कर दिया, अय। ठीक है, और सामने क्या है, अन। तो अ इसमें जोड़ दिया हमने, क्या बन गया, न, और अ इसमें जोड़ा तो क्या बन गया, य, और आगे क्या है, न। इस प्रकार से क्या बन जाता है, नयन। ठीक, ये नेघन अन नयन, ये है हमारी अयादि संधि। इसी प्रकार से अई को आय मैं यहां करूं कि नई घन अक। ठीक है, नई घन अक क्या बन गया, नायक। अई को क्या आदेश हुआ, आय आदेश हो गया, तो ये नायक बन गया। इसी प्रकार से ओ कैसे बनेगा यहां पर, नहीं, ओ का अब कैसे बनेगा। देखिए भो घन अन है ना। अब ओ है यहां पर, ओ को क्या आदेश हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, ओ को अवादेश, तो ये बन जाएगा भवन। ठीक, यानी ए को अयादेश, आई को आयादेश, ओ को अव आदेश और औ को क्या हो जाएगा, आवादेश। वो क्या होगा, पौ घन अन, इसका बन जाएगा पावन, यानी कि पवित्र। तो ये जो स्वर संधि के 5 भाग हैं उसकी पहचान ये हमने यहां पर की है। पहले संधि के जो वर्गीकरण किया, स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि,
फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे वो किया हमने। उसके बाद व्यंजन संधि होगी कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आ जाए, और विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए, ठीक है। उसके बाद स्वर संधि के हमने 5 भाग यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि स्वर संधि के 5 ही भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इन तीनों संधियों में एकादेश होता है और इन 2 संधियों में आदेश होता है, ये ध्यान रखें हम। और मोटा मोटा सा मैंने क्या बताया कि आपको ये कौन कौन से, ये आप याद कर लें पहले तो, कि दीर्घ कौन कौन से हैं, आ, ई, उ। गुण कौन कौन से हैं, ए, ओ और अर। वृद्धि कौन से हैं, ऐ, औ और आर। और यण य, व, र, ल। और अयादि क्या है, अय, आय, अव और आव। अगर आपने वर्ण, मैं फिर वही बात कहता हूं कि यदि आपने इससे पिछली वीडियो, इससे पहली जो वीडियो है उसमें वर्ण नहीं पढ़े हैं तो वर्णों को जरूर समझ लें, उनको देख लें आप, क्योंकि बिना वर्ण को समझे आप कैसे आप इसको कर पाएंगे, बहुत ही असंभव लगता है, कठिन प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ लिखते चलें और इसको समझ लें ध्यान से, ठीक है। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। आज की कक्षा जो है हमारी यहीं पर संपन्न होती है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।